नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता और समाज सेवी श्री अशोक तिवारी जी के साथ। अशोक भाई, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। फ्रंट पेज की खबरों की जानकारी पहले आपको दे दें। डकैती के 6 करोड़ ट्रक में भरकर ले जा रहे डकैत फंसे, 5 गिरफ्तार। बैंक डकैती में झारखंड व बिहार के डकैतों का पेशेवर गिरोह। इस हेडिंग से एक अखबार ने पहली खबर लगाई है रायगढ़ से, और दूसरी खबर किसी ने पहली लगाई, किसी ने दूसरी। वो खबर दिल्ली से जुड़ी हुई है महिला आरक्षण से। आधी आबादी को आरक्षण, बिल पर 2/3 बहुमत, विरोध में सिर्फ 2 वोट। एक अखबार ने इस हेडिंग से खबर छापी है। डॉक्टर रमन सिंह और पात्रा पर दर्ज FIR होगी रद्द। ये बिलासपुर की खबर। नीट PG 2023 की सभी श्रेणियों में कटआउट शून्य, स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला। इटली का पासा लाक्वा सबसे अच्छा होटल ओबेरॉय अमरविलास 45वें नंबर पर। 22 देशों के 15 सेना प्रमुख हिंद प्रशांत में चीन के बढ़ते सैन्य दखल पर करेंगे मंथन। IPACC हिंद प्रशांत क्षेत्र के सेना प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। DG बोली, कार्रवाई से बचने के लिए मुझ पर झूठा आरोप लगा रही DIG अनसुईया। DIG ने भेजा 13 पन्नों का त्राहिमाम संदेश, कहा 6 महीने में 8 बार शोकाज। बिहार की खबर है। DIG का आरोप, 6.5 करोड़ की गड़बड़ी रोकी तो 6 महीने से प्रताड़ित कर रही DG। पटना की खबर है। त्योहार EV कारों में अभी 2 माह वेटिंग, 3 साल में बिक्री 5 गुना। ये व्यापारिक खबर एक अखबार ने प्रमुखता से छापा है। धान खरीदी करने बारदाने की नहीं आएगी कमी, जूट कमिश्नर से 90% मिले बारदाने। ये रायपुर की खबर है। महिला बिल लोकसभा में पास, 2 साल में जनगणना, परिसीमन में 2 साल लगेंगे। एक अखबार की पहली खबर। रायगढ़ के बैंक से लूटे 5.5 करोड़ लेकर ट्रक से भागते डकैत, झारखंड सीमा पर फंसे। रायगढ़ की खबर। इस हेडिंग से अंबिकापुर से खबर लगाई गई है। PSC ने जिन 18 अभ्यर्थियों के चयन पर सवाल PSC से जिन 18 अभ्यर्थियों के चयन पर सवाल, अब जांच करवाएगी सरकार। हाई कोर्ट में जवाब पेश होने तक संबंधित लोगों की नियुक्ति पर रोक। रायपुर की खबर। सांसद और विधायकों को कानूनी कार्रवाई से छूट पर सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। संसद में वोट के बदले घूस देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नई दिल्ली से खबर। इसके अलावा छोटी छोटी खबरें और भी हैं। पहली खबर, महिला बिल लोकसभा में पास, 2 साल में जनगणना, परिसीमन में 2 साल लगेंगे। काफ़ी लंबी कवायद के बाद, काफ़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद, इंतजार के बाद आखिर में महिला बिल लोकसभा से पास हो गया। अब स्वाभाविक है कि राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, ये कानून बन जाएगा। लेकिन उसमें विवाद 2 बातों को लेकर के हुआ कि परिसीमन के नाम पर और जनगणना के नाम पर इसको विलंब न किया जाए, 2024 से ही लागू कर दिया जाए। दूसरी ये थी कि पिछड़े वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक, इनको भी आरक्षण में आरक्षण, यानी महिलाओं को जो आरक्षण दिया जा रहा है उसमें भी आरक्षण दिया जाए। नहीं तो शहरी महिलाएं या अभिजात्य वर्ग की महिलाएं लोकसभा और विधानसभाओं में दिखेगी, गरीब तबके की महिलाएं नहीं रहेंगी। फिर भी सिर्फ 2 लोगों ने उसके विरुद्ध मत दिया, वो भी मुस्लिम सांसद थे। बाकी सब लोगों ने उसके पक्ष में मतदान किया। पंडित जी, क्या लगता है, क्या दृश्य बदलने वाला है देश का? देखिए, एक बड़ी आबादी को कमलेश भाई इससे प्रतिनिधित्व मिलेगा, और यह एक, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी अपेक्षित बिल की बात है। ये एक बड़ा कानून हमारे देश में यह इस रूप में आया है, और इसको लेकर के जिस प्रकार से यह सरकार चैतन्य थी, या उसने पूरी तैयारी करके इस बिल को पास कराने के लिए इसको महत्व देते हुए जी एक स्पेशल सेशन बुलाया, क्योंकि इस बिल की महत्ता को उन्होंने इस रूप में समझा है कि इसके लिए विशेष सत्र की भी आवश्यकता पड़े तो बुला करके और इसको किया जाए। तो ये एक बड़ा सम्मान है हमारे देश की मातृशक्ति को, और नारी शक्ति का जो वंदन अधिनियम जो लाया जा रहा है, नारी वंदन अधिनियम जो आ रहा है, यह वास्तव में वंदन है, और उनका सम्मान इसमें करने का एक भाव दिखता है। समाज की भी यह चाह थी, और जो सज्जन शक्ति है उसकी ये अपेक्षाएं थी कि इस प्रकार से उनका भी नेतृत्व, उनका भी प्रतिनिधित्व हो, और समान रूप से उनको जब अधिकार देने की सारे क्षेत्रों में बात हुई है, तो क्यों नहीं आप लोकसभा, विधानसभा या इन जगहों पर भी उस तरह का आरक्षण दे करके उनका प्रतिनिधित्व कराएं, उनकी बातें वहाँ पर ठीक से हो सके। जैसा कल गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई हमने अभी 29% महिलाओं को अभी रखा है अपने उसमें, तो 29% तो उनके में स्वाभाविक रूप से है, अन्य पार्टियों में वो नहीं है स्थिति।
जी जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ बिना आरक्षण के ही 29% अगर दे रखा है, मतलब सम्मान की दिशा में मन तो उनका पहले से ही था। जी 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 अब वो 33% की बात है और वो भी लागू हो जाएगा। जी अब जी उसके लिए ये सारी जो तकनीकी बातें हैं कि उनका जनगणना करके और कौन से सीट को कैसे आरक्षित किया जाएगा, उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को पूरा करने में जो 2-4 साल लगने वाले हैं वो लगेंगे। लेकिन अब तो ये हो तो गया ना कि कम से कम कानून बन गया। जी 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 इसके लिए कई बातें लोग कहते रहे कि भैया यहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से शुरू हुआ, लेकिन जिसने पूरी तैयारी के साथ योजनाबद्ध तरीके से परिणाम तक पहुँचाने का संकल्प लिया वह यह सरकार है। और इस सरकार को इसके लिए धन्यवाद, बधाई, जितनी भी शुभकामनाएं दी जाए वह जी उसके लिए। लेकिन किंतु परंतु लेकिन तो लग गया ना कि जनगणना कब होगी, परिसीमन कब होगा, इसका भी समय अगर निर्धारित हो जाता तो विपक्षियों को ये कहने का अवसर नहीं मिलता कि सरकार टाल रही है। अगर आप ये कह देते कि भी ठीक है 2 साल के अंदर में हम इसको मुकम्मल करके और उसके बाद लागू कर देंगे, हाँ, तो लेकिन शायद जी नहीं, वो चीज है। उन्होंने बार बार कहा है कि आने वाले जो 2029 के चुनाव होंगे जी उस चुनाव के पूर्व तक पूरी व्यवस्था सही हो जाएगी। जी ये तो जी कहा है उनने। कहना और उसको शामिल करना रूल्स बनते हैं जी, एक्ट के साथ जी। रूल्स बनते हैं कि इस एक्ट को किस ढंग से प्रभावी किया जाएगा। क्या होता है जब बिल आता है ना जी तो बिल को अधिनियम के रूप में लाया जाता है, वो कानून बनता है। उसके बाद उस कानून में जो चीजें हैं जिनका एग्जीक्यूशन होना है उसके लिए कुछ रूल्स बनते हैं, कुछ नियमावली बनती है, वो भी इसी का पार्ट होता है। लगभग सभी कानून के साथ ये विषय है, जुड़ा हुआ है, लगभग सभी। ये एक एक्ट होता है, एक रूल होता है, तो वो रूल्स की बातें भी आगे रहती हैं उसमें, वो उसमें आ जाएगा, वो कवर होता है, वो उसके तहत वो संचालित होता है, वो आएगा, आगे दिखेगा ही आपको जी। और एक बात जो उसमें बार बार आ रही थी कि इसमें गरीबों को आरक्षण होना चाहिए, इस वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। विशेष करके राहुल गांधी जी उस पर ज़्यादा जोर दे रहे थे, ओवैसी ज़्यादा जोर दे रहे थे। राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लगा कि भाई जब आपकी सरकार लाई थी तो उस समय आपने इसको शामिल क्यों नहीं किया था, उस समय आपने शामिल नहीं किया था, आज आप बोल रहे हो, इसका मतलब राजनीति कर रहे हो। तो ये सब भी 7 घंटे तक लगभग लोकसभा में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। विषय है कि अपना राजनीतिक किस प्रकार से श्रेय लेने के लिए सभी की मेरे समय में ऐसा हुआ तो हमने ऐसा करने का प्रयास किया, हमने शुरुआत की, या कई प्रकार की बातें विभिन्न दलों की तरफ से आई हैं। जी जी। लेकिन वो सारी बातें अपनी जगह तब गौड़ हो जाती हैं जब प्रमुखता से यहाँ पर बिल पास कराने के लिए संकल्पित सरकार जी का चेहरा दिखता है और वो किस प्रकार से काम कर रही है। जी जी आप आज अड़ंगेबाजी करने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जी इस तरह की बातें करते हुए, एक दल ने तो लोकसभा में बिल को फाड़ा था, एक राजनीतिक दल ने जी, एक राजनीतिक दल के लोगों ने उस व्यक्ति का कॉलर पकड़ा था। ये तमाम चीजें भी बात में आई हैं चर्चा में। वहां पर कल हाउस में जब चर्चा हो रही थी जी जी, तो वहां पर ये बातें आई। तो ये दिखता है कि राजनीति करने की बातें हैं। करना अगर चाहते, आपकी इच्छा शक्ति अगर प्रबल होती तो आप कर लिए होते, क्योंकि बहुत प्रचंड रहे हैं, अभी से ज्यादा प्रचंड रहे हैं। 400 से अधिक सीटें थी, 400 से अधिक सीटें थी जिनका नाम लेकर के कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने लाया था। ठीक है, उनकी अपनी सोच थी, उन्होंने लाया या आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन पूरा तो नहीं कर पाए। जी जी जी। कल एक और आरोप लग रहा था अधीर रंजन जी की तरफ से कि संविधान की प्रति में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द गायब कर दिया गया है। फिर उस पर मेघवाल जी ने सफाई दी कि नहीं, मूल संस्करण ही है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं संदेह प्रकट करना, फिर उसके बाद सरकार की तरफ से संदेह को दूर करने का प्रयास करना। खैर कुल मिलाकर सुखद पटाक्षेप इसका हो, ये देश की जनता चाहती है और विशेष करके नारियां चाहती हैं कि उनको तो एक संविधान का विषय है जी। कमलेश भाई, जिस विषय पे अधीर रंजन जी बोल रहे थे वह संविधान का विषय है, और उस विषय पे संविधानविद लोग सारी चीजों की वहां पर एक्सप्लेनेशन भी आ गया कि भाई क्या है क्या नहीं है, और उसमें कोई बात। लेकिन जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात कहते हैं वह आपातकाल में 1976 में 42वें संशोधन से लागू किया गया था। जी जी। धर्मनिरपेक्ष मूल रूप से उसमें शब्द नहीं था प्रेम्बल में। जी जी। ये जो बाद में जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया है वो। जी जी जी। मूल भावना नहीं है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जी जी कि उन्होंने उस संविधान में उसको रखा हो। हाँ, उस पे तो दलील यह भी दी जाती है कि जो मूल प्रति है संविधान के, उसमें तो भगवान राम का दरबार था सामने। बिल्कुल। जी जी। कई जी। आपकी भारत की जो परंपरा है, भारत की जो सनातन संस्कृति है, वह पूरी तरह से उस संविधान में है।
जी। संविधान के सभी 6 पृष्ठों पर सब कुछ लगा है उसमें। हाँ, लेकिन राजनीति है वो तो ऐसी अपनी चाल तो चलती ऐसा है। है कि अपनी बात कहना है, अपने तरीके से कहना है, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए करना है विषय। जी जी। एक और खबर है, वो चूंकि हमारे साथ लायर बैठे हुए तो इसलिए मैं उसी पे ज़्यादा आज मेरा मन हो रहा है कि चर्चा करूं। 1993 में केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो उस समय आप लोगों को याद होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों से को खरीद फरोख्त का मामला आया था कि पैसे लेकर के उन्होंने मत विभाजन में भाग लिया था, सरकार का साथ दिया था और मामला चला था। तो उसमें कोर्ट उस समय जो व्यवस्था दी गई थी कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसमें आया था कि इस मामले की सुनवाई के दौरान 1998 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा था कि अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को ऐसे मामले में कानूनी कार्रवाई से छूट है। अब इसी फैसले पर 7 जजों की संविधान पीठ फिर से विचार करेगी। मतलब गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं। हाँ, तो उखड़ेगा, क्योंकि लोग जो भी विषय है ये एक देखिए चिंतन का विषय है ना जी। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट है वो अपनी जगह क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आपके द्वारा इस तरह का कुछ खरीद फरोख्त की बात आती है तो दल बदल कानून लगेगा जी। और दल बदल कानून के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे, आपको अपात्र किया जाएगा जी। और इसको लेन देन करके और किसी भी प्रकार से कोई कार्य करने को एक आपराधिक आर्थिक भ्रष्टाचार में कहा जाता है, तो वह एक अपराध हो गया। तो 2 प्रकार की परिस्थितियां आ गई, आर्थिक अपराध भी हो गया और आपकी तरफ से नैतिक अपराध भी वहां किया गया। तो 2 तरह की स्थिति के कारण आपके खिलाफ कार्रवाई होती है एक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट में। अब यहाँ पर हमारे संविधान के आर्टिकल 105 के तहत जो एग्जम्पशन है कि जो सांसदों को जिस प्रकार से जो चूंकि उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार स्पीकर को है, लोकसभा हाउस करेगा, विधायक के खिलाफ विधानसभा में होगी कार्रवाई, ऐसी चीजें पहले हुआ करती थी, लेकिन उसको बाद में समय समय पर उसको परिभाषित किया गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनेक जजमेंट में ये बातें कही हैं कि ये अलग से छूट के पात्र नहीं है। आज आप देखिए पूरे देश में जो सांसद और विधायक के लिए अलग अदालत बनाई गई है ताकि ये त्वरित निर्णय हो। हाँ, ये लोग वो चेहरे हैं जिनको पब्लिक ने बड़े विश्वास के साथ चुना है। अगर इनके खिलाफ कोई आरोप लगा है तो ऐसे मामलों में तो तत्काल जजमेंट आना चाहिए, तत्काल निर्णय होना चाहिए ताकि पब्लिक के सामने इनका चेहरा खुल जाए, ये स्पष्ट हो जाए कि हाँ ये दोषी हैं, अपराधी हैं, नहीं हैं, क्योंकि उनको पता होना तो चाहिए ना कि हमने जिसको चुना था वो कौन है, क्या है। भाई 25 मुकदमे जिसके खिलाफ दर्ज हैं और 50 मुकदमे दर्ज है, वो अपना सत्ता का सुख भोग रहा है, सत्तासीन है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, मंत्री बनता है, राज भोगता है और लोगों को कितना बेवकूफ बना करके रखा गया है। तो ये जो व्यवस्था है इसको लेकर के कई प्रकार की चिंता आती है, समाज में बातें आती हैं। तो उसी में समाज से कोई व्यक्ति उठ करके जाता है, कभी जनहित याचिका लगाता है या कभी किसी भी प्रकार से ऑनरेबल कोर्ट तक उस बात को रखने का प्रयास करता है, तो उसमें विवेचन शुरू होता है, चर्चा शुरू होती है। अब ये इस विषय पे किसी के मन में बात आई, उसने उठाया। हाँ, वैसे भी बहुत सीधी सी बात है, कानून की भाषा तो आप लोग समझते हैं, लेकिन आम आदमी के जहन में ये रहता है ना कि अगर मैं चोरी करता हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होती है, तो जिनको हमने चुन करके भेजा अपना प्रतिनिधि बना करके, वो अगर कोई चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। कानून में कमलेश भाई जब दंड के प्रश्न पर बात होती है, जब जज बैठे रहते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति जज की हैसियत से जब कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो उस समय उसके मन में 2 प्रकार के विचार आते हैं। जब वकीलों की तरफ से दलील आती है कि साहब इनको छोड़ दिया जाए, इनको मुक्त कर दिया जाए, इनका पहला अपराध है, ऐसा है, लेकिन उस व्यक्ति के उस आचरण को, उस कंडक्ट को, उस कैरेक्टर को भी देखा जाता है कि ये कौन है। अगर ये पुलिस का व्यक्ति है और उस तरह का अपराध करता है तो उसके खिलाफ कौन सा दंडात्मक व्यवहार होना चाहिए। अगर शिक्षक है, शिक्षक रहते हुए उसने समाज में कोई समाज के खिलाफ नैतिक अपराध किया है तो उसके खिलाफ क्या होना चाहिए। इस तरह से जो जिम्मेदार व्यक्ति है कानून बनाने के लिए जिसको चुना गया और अगर कानून का उल्लंघन करता है, सांसद विधायक, ये वो हाउस किस लिए है, कानून बनते हैं वहां पे। आज तो हम देख रहे हैं ना, जिसको उच्च सदन कहा जाता है, जिसको राज्यसभा कहा जाता है, क्या राज्यसभा में उपयुक्त लोग वहां पर कुछ लोग बैठे हैं क्या? वो दिखता है ना, उनका आचरण उस लायक है क्या? नहीं दिखते। लेकिन वो बैठे हैं वहां पर कुछ लोग, जिस तरह से वेल में ऊपर चढ़ जाना और वेल में जा करके और ऊपर कुर्सी के ऊपर खड़े होकर के कागज को फेंकना, फाड़ना, इस प्रकार का आचरण कम से कम उच्च सदन से तो अपेक्षित नहीं है। जहां पर कि आपको बैठाया गया है वहां पर बड़े हाई इंटेलेक्चुअल
हाँ, उनके लिए गठन किया गया था बहुत राज्यसभा ऊंचे का। स्तर का स्थान है वो। जी तो जी वो विषय बहुत हरास है उसमें, तो उसको ठीक करने की बहुत आवश्यकता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ व्यवस्था तो पहले भी थी, हालांकि उसकी बड़ी आलोचना होती है। लोग, एक वर्ग है जो असल कहता है कि में मनुस्मृति की बात करता है, मनु जी ने जो लिखा था तो उसमें भी इसी तरह की व्यवस्था थी कि सब भिज्ञ व्यक्ति सारी बातों को जो जानता है, उसके लाभ हानि से परिचित है, अगर उससे कोई गलती होती तो उसको बड़ी सजा मिलती थी। कमलेश आज भाई, भी वही है। आज एक सांसद पर प्रत्येक महीने कम से कम 10 लाख रुपए खर्च हैं। जी कम से कम जी 10 लाख रुपए उनके ऊपर खर्च हैं। और उस 10 लाख रुपए का क्या रिटर्न देते हैं समाज में वो, इसका भी तो होना चाहिए ना। आकलन होना चाहिए। इसका आकलन, विवेचन होना चाहिए, जी। जवाबदेही उनकी होनी चाहिए। कहते हैं कि हम सेवा करने के लिए आए हैं, क्यों वेतन, क्यों पेंशन, क्यों इस तरह की आवश्यकताएं? त्याग की बात आपके अंदर कहाँ है? कहाँ किसने छोड़ा? एक भी उदाहरण बताइए ना। करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करने वाले हाँ, लोग चुनाव में करोड़ों खर्च कर रहे हो आप। जी कहाँ से आता है भाई? जी जी क्यों कर रहे हो आप? और इस तरह का ये जो वेतन देना, पेंशन देना, ये सारी चीजों को जब रोका जाएगा ना, तो फिर अच्छी क्वालिटी के लोग आएंगे। वहां तो खाली भाव ये हो गया कि किसी प्रकार से खर्च करके वहां पहुंच जाओ, कितना भी खर्च करके अभी दे करके बेवकूफ बना करके चले जाओ, जनता बेचारी ठगी जाती है। जी ठग करके चले जाओ। ये आचरण जो है, यही तो बदलना चाहिए। समाज में परिवर्तन की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और धीरे धीरे परिवर्तित होगा। सरकारें किसी की भी हो, लेकिन अब मानस लोगों का बन गया है कि परिवर्तित होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह और पात्रा पर दर्ज FIR होगी रद्द, पूर्व CM ने किया था ट्वीट। 18 मई 2001 का मामला है, जिसमें ये बताया गया था कि देश का माहौल खराब करने की तैयारी की प्लानिंग लिखी गई है, दावा किया गया था। और उसमें संबित पात्रा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता रहे एक समय, अभी तो कम दिखाई दे रहे हैं, और डॉक्टर रमन सिंह, जो 15 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, दोनों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई थी रायपुर में, यानी भूपेश बघेल सरकार ने कराया था। वो टूल किट के मामले में था। इसमें अब उनको राहत मिल गई है, उनके खिलाफ जो FIR की गई थी रद्द हो रही है। इसको भी ये माना जाए कि राजनीतिक द्वेष बस किया गया था, तभी तो रद्द हुई है। हाँ, वो कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को थोड़ा सा दबाव बनाना है, उसको थोड़ा सा हतोत्साहित करना है, थोड़ा उसको हरास करना है, तो इस तरह का राजनीतिक क्षेत्रों में लोग करते रहते हैं। तो इन कारणों से जब समय पर उसकी समीक्षा करते हैं विवेचक जी, तो उनको लगता है कि हाँ भाई ये आगे बढ़ाने लायक नहीं है, तो उसको खात्मा करते हैं राजनीतिक कारणों से। और तब वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब उसी विपरीत विचारधारा के या विपक्ष की ही सोच की सरकार हो, और उसी समय FIR भी हुआ और उसी समय उसके खात्मा की भी प्रोसीडिंग हो, तो वो और गंभीर विषय हो जाता है कि मतलब एकदम ही झूठा था, एकदम ही असत्य था। जी जी। कई बार ऐसा होता है कि सरकार बदलने के बाद इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन उसी समय होना मतलब अपने आप में बहुत ज्यादा ये होता है कि वो असत्य मामला ही था। हाँ, सरकार बदलती है तो थोड़ा सा दबाव दूसरी तरह का रहता है। राजनीतिक मामला था करके मुकदमों को वापस लेना, मुकदमों को खत्म कराना, इस तरह की चीजें लोग करते हैं। जी जी जी। लेकिन अगर उसी सरकार में FIR भी हो और उसी सरकार में ये कार्रवाई भी हो जाए, मतलब ये स्पष्ट है। जी जी। एक और मामला अदालत से जुड़ा हुआ है। PSC से जिन 18 अभ्यर्थियों के चयन पर सवाल, अब जांच करवाएगी सरकार। हाई कोर्ट में जवाब पेश होने तक संबंधित लोगों की नियुक्ति पर रोक। इस पर भारी विवाद हुआ। जब PSC का रिजल्ट आया तो उसमें बताया गया कि इसमें अधिकारियों के बच्चे हैं, इसमें राजनेताओं के बच्चे हैं, या उनसे प्रत्यक्ष परोक्ष से जुड़े हुए लोगों के बच्चे हैं, तो ये कैसे इनका चयन हो गया? प्रश्न चिन्ह लगा। हाई कोर्ट उसमें गंभीर हुआ और उन्होंने नोटिस दे करके कहा है कि शासन और PSC दोनों इसकी जांच करें और इसकी रिपोर्ट दें। और यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता की अगर उसमें गलती उसकी पाई गई तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। तो ये तो होता रहा है, समर्थवान लोग हमेशा करते रहे, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब जब उस पर जाँच की बात आ गई है और जाँच होगी और निष्पक्ष जाँच होगी, नीर-चीर विवेचना होगी, तो अगर कहीं कुछ होगा तो फिर उस पर रोक तो लगेगी। दो ऐसे प्रतिष्ठान हैं कमलेश भाई जी, जो जहाँ से नियुक्तियां होती हैं, एक UPSC, एक PSC। जी। UPSC राष्ट्रीय स्तर पे है, अखिल भारतीय, और पब्लिक सर्विस कमीशन प्रांतीय स्तर पे है। अब इसमें अगर इस तरह की चीज होती है तो वो चिंता का विषय हो जाता है। मैं तो छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से ननकीराम जी कंवर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसी याचिका वहाँ पर दायर करके जी, और सभी की दृष्टि में इस विषय को लाया है जी, और इसमें आंखें खोली है उनने लोगों की।
ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है जी। इस प्रकार से ऐसे जगह पर बैठे हुए लोग जो कि अपात्र नहीं हैं और वो उनको उन जगहों पर बैठाया जा करके और अपनी स्वार्थ रोटी सेकी जाती है, तो कैसे समाज ठीक होगा? आप जो अपेक्षा कर रहे हैं आगे आने वाला समय के लिए, तो वो अपेक्षा आपका कैसे पूर्ण हो सकता है? नहीं हो सकता जी, क्योंकि अपेक्षाकृत तो नियुक्ति ही नहीं हुई ना। जी जी। अब सेक्रेटरी का लड़का नियुक्त हो जाए, किसी मंत्री का लड़का, किसी नेता का लड़का नियुक्त हो जाए, किसी उसका बच्चा नियुक्त हो जाए, पात्र नहीं है लेकिन उसकी पात्रता सिर्फ यही है कि क्योंकि वहां से उसकी सिफारिश हो गई। जी जी जी। तो ये मेरिट के साथ किस प्रकार का मजाक अभी हुआ है, जी जी। इसको लेकर के सरकार की तरफ से जो जवाब आया है बड़ा हास्यास्पद है वो। जी जी। कि हम इसकी जांच कराएंगे और ये पहले का है। अरे अभी हुआ है, ये अभी का पूरा है, पहले का तंत्र का क्या दोष है इसमें? होगा भी तो उस समय के बारे में आप खोजो ना, आपको निकालना चाहिए। लेकिन आप अभी अपनी गलतियों को छिपाने के लिए आप केवल उसके बाद, तो क्या हो गया है कि आज की तारीख में सभी सिर्फ अपने बचाव में नैतिक जिम्मेदारी लेने से बचने का स्वभाव हो गया है। तत्काल उनकी तरफ से होना चाहिए था कि जो पीएससी में बैठे हुए लोग हैं जिनको क्या आपने मेंबर या जिनको उनको वहां पर बैठाया है आपने, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी, तत्काल उनको वहां से हटाना चाहिए। लेकिन जांच होगी, शासन और पीएससी जांच करेगी तो क्या पाएगा इसमें? नहीं, जांच वही लोग जांच करेंगे तो कहां से कुछ मिलना है? जी जी। इसमें तो किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अब देखिए परिणाम क्या आता है। कोशिश तो जिसने भी की है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है। उन्होंने बड़ी तल्ख टिप्पणी की है, बहुत गंभीरता से उस पर उन्होंने कहा है कि जो इस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन से चुन करके आने वाले लोग हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था को एक दिशा देते हैं, अगर ऐसी जगह पर ऐसे कार्य हुए तो इसको तो कभी भी बख्शा नहीं जा सकता। जी जी जी, जी इसलिए उन्होंने बड़ी तल्ख टिप्पणी की है उस पर। हाँ, अब देखिए परिणाम इसका क्या आता है। आपने एक बात कही तो मुझे याद आ रहा था, अलग विषय से थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे। कॉलेजियम को लेकर के इसी तरह की बात कही जाती है कि जो जज हैं उनके बच्चे ही जज हो जाते हैं और वो हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इन्हीं का बोलबाला रहता है। तो इस पर भी कई बार प्रश्न चिन्ह लगता है ना। वहाँ भी लगता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। देखिए कॉलेजियम में क्या होता है कि अब एक जज का व्यू, एक जज का विजन अपने स्तर पे किसी एडवोकेट को माने वहाँ की पात्रता है, योग्यता है। अगर हाई कोर्ट में उतने 10 साल से अधिक समय तक कोई वकालत कर रहा है तो उसकी पात्रता होती है और उसको वो विषय विशेषज्ञ, किसी विधि विषय से संबंधित उसमें विशेषज्ञ है वो। जी। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस को अगर समझ में आता है तो उनके नाम को आगे बढ़ाते हैं वो, क्योंकि हमारा सिस्टम है, पद्धति है। जब वो नाम आगे बढ़ता है तो कॉलेजियम उस पर चर्चा करके और उसको जज बनाने की दिशा में आगे काम करता है। तो जो कॉलेजियम में कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिखता है तो समाज में इस पर प्रश्न उठने लगते हैं कि क्या एक ही परिवार में पात्र लोग हैं? क्योंकि एक तो अंकल जजेस की बातें आती हैं या कई प्रकार की बातें लोग कहते रहते हैं कि भैया ये पिताजी यहीं पर जज हैं और लड़का यहीं पर वकालत कर रहा है, या इनके रिश्तेदार यहीं पर जज हैं और इनके परिवार के लोग यहीं पर वकालत कर रहे हैं, तो दिक्कत है ये। इस तरह की चीजें समाज में चर्चा होती हैं। जी जी। लेकिन हमारा ये मानना रहता है कि जस्टिस या जज जो अपने कुर्सी पर बैठ करके काम करते हैं तो उस समय वो बायस्ड नहीं होते, उस समय वो सारी चीजों को न्यायप्रियता के साथ काम करते हैं। लेकिन कॉलेजियम पर समय समय पर इस पर आरोप लग रहे हैं। हाँ, इसी को लेकर के टकराहट कई बार हुई है केंद्र के साथ। प्रधानमंत्री जी ने अभी इसको लेकर के आयोग बनाने की बात कही थी कि जो जजेस की नियुक्ति के लिए एक अलग से उसका एक आयोग बने, एक समिति बने और वो करे, उसको उसकी सिफारिश हो। उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा एक योजना के ऊपर बात की थी, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ही स्टे है वो। जी जी। स्टे की वजह से वो विषय रुका हुआ है, नहीं तो उस पद्धति से हो सकता है नियुक्ति होती तो थोड़ी सी वो परिस्थितियों का ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है जी जी। वो संदेह के दायरे में नहीं आता, सब कुछ साफ सुथरा दिखता। जी जी जी। अब चूंकि आज की तारीख में लोगों को सर्वाधिक भरोसा न्यायालय पर है, ऐसा लगता है कि इस अंधेरे में कहीं रोशनी दिखाई दे रही है, तो उसमें भी अगर कहीं कालिमा दिखती है तो उसको भी ठीक करने की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है जिनके ऊपर लोगों को भरोसा है। तो साफ रहना ही चाहिए, क्योंकि वास्तव में उसी के ऊपर अंतिम दृष्टि है, जहाँ से एक आखिरी आस दिखती है कि भाई यहीं से हमको
कुछ राहत मिल सकती है। जी जी जी, उनको ये माना जाता है कि ईश्वर तुल्य हैं, वो किसी के भाग्य का निर्धारण कर दिया करते हैं, कोई उनके हाथों से बच जाता है तो किसी को मौत की सज़ा प्राप्त होती है। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ आज भी जुड़ी हुई, इसीलिए न्याय शब्द उनके साथ जुड़ा हुआ है। रायगढ़ के बैंक से लूटे 5.5 करोड़ लेकर ट्रक से भागते डकैत झारखंड सीमा पर फंसे, पकड़े गए। सबसे बड़ी बात है, इसको हम लोग 2 दिन से देख रहे हैं, खूब अखबारों में, चैनलों में छाया हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर भी ये खबर चर्चा में आई कि ऐसा आना और लूट करके भाग जाना, और उसके बाद अच्छा ये सुखद रहा छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और हम सब के लिए कि वो सारे के सारे लोग पकड़े गए। नहीं तो ये चर्चा कई दिन तक होती रहती है और उसमें तमाम प्रश्न चिन्ह लगते कि नक्सली बेल्ट में क्या हो रहा है, या सीमावर्ती जिलों में क्या हो रहा है, सीमावर्ती प्रदेशों में किस तरह की हरकतें होती हैं। मतलब फिर शुरू करते हैं लोग तो बखिया उघेड़ना, तो फिर वो चले जाते हैं बहुत अंदर तक। लेकिन इसका सुखद पटाक्षेप हो गया कि लोग पकड़े गए। एक बड़ी घटना थी ये। और जो सुरक्षा को लेकर के बैंक के, कई बार हम लोग देखते हैं ना कि कोरबा में कई घटनाएं इस तरह की हुई, प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी हुई कि आए और लूट करके चले गए, बैंक वाले हाथ उठा करके खड़े रहे। बाद में पता लगा कि कुछ जगह तो टाइट किया गया कि आप सीसीटीवी कैमरे तो लगवाए हो, लेकिन साथ में आप अपने यहाँ सुरक्षा कर्मी भी रखिए। तो कुछ जगह रखे गए, कुछ जगह आज भी वो कहते हैं कि भाई हमारा तो इंश्योर्ड है, अगर चला जाएगा तो फिर मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना कह देने से आपकी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं होता, आप निर्वहित नहीं कर लेते, बल्कि आपको जो करना है वो करिए। पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती, ये भी भाव तो हमारे जहन में रहना चाहिए। बिल्कुल। क्या है कि समाज के अंदर एक इस तरह का भाव है कि हमारे लिए यह शासन, यह तंत्र बैठा है जी, और यही मात्र करेगा। हम अपनी जगह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए, हाँ, कर्तव्य की बात नहीं करते लोग, अधिकार की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में दिया गया है, तो हम राइट की तो बात करते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं उसमें। जी जी, हमारे जो मूलभूत कर्तव्य हैं उसके ऊपर भी हमको ध्यान दे करके अपने, कि भाई हम एक समय पे हम पुलिस हो जाते हैं। जी जी, जब समाज में किसी भी प्रकार का संज्ञेय अपराध हो रहा हो तो सामान्य शहरी भी उस समय पुलिस है। बिल्कुल। और अगर वो चाहे तो उस समय उस व्यक्ति के किसी के साथ भी कोई घटना हो रही हो, या वहां पर समाज के साथ कोई घटना हो रही हो, तो वहां पर वो बीच बचाव करेगा, वहां वो कार्रवाई कुछ भी करेगा, तो उसको एक पुलिस की तरह, एक पुलिस जिम्मेदार व्यक्ति की तरह की गई कार्रवाई के समान माना जाएगा। ये मान्यता है इसकी। जी जी। अब इस विषय पे पुलिस के अधिकारियों को भी थोड़ा विचार करना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस भूमिका में था। जी जी, और विचार करते हुए जो व्यक्ति इस तरह का कार्य वहां करते हैं समाज में आगे बढ़ करके, जी जी, उनको संरक्षित करना और जो अपराध कर रहे हैं उनको दंडित कराने का काम करना, ये पुलिस को भी थोड़ा सा विवेचन करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो जो अपराधी हैं वही उस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगा देते हैं, तो कई लोग हतोत्साहित हो जाते हैं कि अरे हम तो यहाँ पर दूसरा काम कर रहे थे और हमें भी इसमें पीसा जा रहा है, हम भी इसमें परेशान हो रहे हैं। एक वो कारण, तो समाज में एक भय रहता है कि हम कौन जाए इसमें पढ़ने, इसमें कौन उलझे। जी जी, पहले तो दुर्घटनाएं होती थी तो लोग उसमें भी नहीं पढ़ते थे, भाग लेते थे। अब तो ये हो गया कि भाई आपका नाम नहीं आएगा, आपको गवाह नहीं बनाया जाएगा, खाली आप उसको जीवन रक्षा उसकी करो, उसके लिए जो आपसे हो सकता है बन पड़े करो। इस तरह का अन्य कार्यों में भी हमारा योगदान है। तो पुलिस को इस तरह की चीजों को ना सार्वजनिक रूप से जन जन तक पहुंचाना चाहिए। इससे लोगों के अंदर एक पुलिसिंग का भाव आएगा कि हम भी समय समय पर सुरक्षा प्रदान करने और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अपने उस व्यवहार, दायित्व का बोध होगा। हाँ, बिल्कुल उसका बोध होगा। जी 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 जी, उसको हक मिलेगा, उसको अधिकार मिलेगा। जी जी। उसके अलावा जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर थोड़ा सा पुलिसिंग ठीक रहनी चाहिए स्वाभाविक रूप से। कि जैसे मान लीजिए कोई बस स्टैंड है, वहां पर देर रात में या शाम के समय जो पीने खाने वाले लोग आ करके और अपना उदंडता करते हैं, जैसा अभी 4 दिन पहले यहीं कोरबा में भी हुआ, तो आनंद रैकवार के साथ। हाँ, तो वहाँ जिस तरह की घटना, उसमें क्या है कि वहां पर ना पुलिस की ड्यूटी रहनी चाहिए। जो अगर ड्यूटी जिसकी लगी है वो अगर नहीं है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। पूछना चाहिए कि आप कहाँ गए थे, कौन सी ड्यूटी में थे, क्योंकि ड्यूटी तो होगी। शाम को रोज थानों में 8 बजे ड्यूटी होती है, लगती है, तो उसके बाद आपकी किस किस पॉइंट पे ड्यूटी लगी, उस पॉइंट पे आप थे नहीं थे तो कहाँ थे। ये इन सारी चीजों को थोड़ा सा चेकलिस्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि समाज में सुरक्षा पहले हो जाएगी। अच्छा, पुलिस को देख करके भी लोग बाग थोड़ा अपराधी डरते रहते हैं कि हाँ पुलिस है भाई, यहाँ हमको कुछ नहीं करना है। जैसे कहते हैं ना कि भाई यहाँ पर पेशाब करना मना है, वहां तार घिरा रहेगा तो आदमी नहीं जाएगा कोई पेशाब करने, खाली लिख देंगे तो नहीं कोई मानेगा। जी जी, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ चाहिए होता है।
तो जी, वो जी। सांकेतिक परिस्थितियां जो है प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी अपेक्षित है। समाज को थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए और पुलिस को अपनी तरफ से सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी सतर्कता की आवश्यकता है। एक खबर में अंदर पृष्ठ पर थी, उसको मैं भूल गया था आपसे चर्चा करना। राम जन्मभूमि आतंकी हमले में दोषी 4 लोगों को हाई कोर्ट ने दी जमानत, और इधर राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी। 8वीं का छात्र गिरफ्तार, बरेली में गिरफ्तार हुआ है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2005 में राम जन्मभूमि को ध्वस्त करने के लिए, वहाँ पे हमला करने की नीयत से जो 5 लोग जा रहे थे, 4 लोग, उनको जमानत दे दी गई है। इस तरह की खबर है, और खबर है मतलब दी गई है। और क्या इसको किस रूप में देखा जाए अपने जी, कि वो एक बार तो क्या ये कानून में कुछ लाभ ले लेते हैं लोग, कि पुलिस ने पकड़ा उनको रंगे हाथ, और कई प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। अब वो उसमें क्या देख करके कोर्ट ने उसको जमानत दिया है, अब उस पूरे तथ्य को जब तक नहीं देखा जाएगा, ऑर्डर को, आजीवन कारावास की सजा हुई थी उनको, अब उनको जमानत वो एक समय होता है, कई बार आधी सजा काट लेते हैं जी, तो उसके बाद भी जमानत पाने की पात्रता होती है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं जी, तो जी। उसका भी लाभ मिलता है कि आधी सजा हो गई है अगर, तो उसके बाद बीच में जमानत दी जाती है उनको। जी जी फिर जी आचरण उनका देखा जाता है कि जेल में रहे तो कैसा रहा, ठीक ठाक रहे अगर, तो ऐसा भी करके जमानत मिलती है। जी जी लेकिन इस तरह के प्रकरणों में जिनसे समाज में संदेश जाता है जी कि आप केवल वो एक अपराध नहीं है, जी आस्था के केंद्र के संदर्भ में अगर किसी भी प्रकार का आपराधिक कृत्य करने का दुस्साहस करने वाला व्यक्ति दंडित हुआ हो, और दंडित होने के बाद अगर उसको इस तरह से चीज़ों में थोड़ी सी राहत मिलती है तो समाज में एक संदेश जाता है। दूसरे जो और उस क्षेत्र में सोच रखते हैं या आगे भी कहते रहते हैं, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति के आस्था के केंद्रों पर हमला करने का स्वभाव और हमला करने की बातें सदा लोग कहते रहते हैं। जी जी तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है, उसको थोड़ा हतोत्साहित करना चाहिए। जी जी जी। जब राम मंदिर बिल्कुल अब अंतिम चरण में है, और ये कहा जा रहा है कि जनवरी में उस वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, और प्रतिदिन लाखों लाख लोग वहाँ दर्शन करने पहुँचेंगे, तो स्वाभाविक है कि सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी टाइट इनको रखनी पड़ेगी। और इसी बीच में एक खबर आना कि बम से उड़ाने की धमकी दिया किसी ने। 8वीं का छात्र है, पता नहीं है वो गलती से कुछ उससे हो गया, तो जांच में पता लगेगा। लेकिन इस तरह की घटनाएं, इस तरह की खबरें जब आती हैं तो स्वाभाविक है कष्ट होता है। ये धार्मिक स्थल को तो कम से कम, किसी का भी धार्मिक स्थल हो, उसको उड़ा देना या उसको अपवित्र करने का जो विचार लोगों के मन में आता है, मैं तो ये कहता हूँ कि ईश्वर उस विचार को ही तिरोहित कर दे। इस तरह का विचार किसी के मन में ना आए। किसी का भी धर्म हो, किसी भी पंथ का, कोई भी धर्म हो, कोई पंथ हो, किसी का भी पूजा स्थल हो, उसको खंडित करने का या उसको वहाँ जाकर के उसका मजाक उड़ाने का, उसको अपमानित करने का प्रयास अगर लोग करते हैं तो ये किसी का नहीं होता कमलेश भाई। क्या होता है, जो सहिष्णु है, जी जो सदैव उस बात को बहुत ज्यादा उससे नहीं लेता, वो बड़ी उदारता से, देखिए अभी सनातन को कितना गाली दिया गया, क्या क्या हुआ, आपको कहीं सुनने में आया क्या कि किसी प्रकार का लोगों ने उपद्रव किया हो, सड़क पर आकर के आंदोलन किए हो? थोड़ा बहुत कहीं कुछ नहीं हुआ जी। कहीं आकर के लोगों ने तोड़फोड़ कर दिया हो या कुछ कर, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ जी। तो ये हमारी जो सहिष्णुता है उसका भी कई बार नाजायज लाभ उठाते हैं। फिर भी हम अपनी जगह बने हुए, क्योंकि ऋषि मुनियों ने हमको यही संदेश दिया है। हमारे सन्यासी, हमारे जो अग्रज हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन लोगों ने हमको यही सिखाया है कि आप सहजता के साथ में, और जिस प्रकार की भी परिस्थिति बनती है सामने वाले को समझ में आएगा। हम 2 प्रकार के लोगों को मानते हैं, समझते हैं। समाज में हमारे सनातन संस्कृति के ही सभी हैं। तो जो लोग हैं, 2 प्रकार की परिस्थिति है। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने सनातन को स्वीकार करके या सनातन संस्कृति के भाव में अपने को रच लिया है, और दूसरे वो हैं जो अभी नहीं रचे, वो भी आएंगे, थोड़े समय बाद आएंगे, भटके हुए हैं। तो ये अपेक्षा हमारी रहती है, क्योंकि यहाँ तो उदारता है, यहाँ कहीं कोई संकीर्णता नहीं है। तो इन परिस्थितियों में ऐसे कुछ भटकाव, ऐसे कुछ हालात बनते रहते हैं। तो ठीक है, नहीं, उसमें एक चीज़ जरूर आती है, वो आपने उस विषय को छेड़ा है। तो अब चूंकि आप उस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं, सनातन संस्कृति को या सनातन धर्म के प्रति या सनातन के प्रति, धर्म न कहें, सनातन तो सनातन ही है, उसके प्रति जो लोगों का थोड़ा सा कहीं उससे दूर भग रहे हैं, वो कहीं छुआछूत का मामला है तो कहीं और कुछ जो सामाजिक विषमताएं हैं, उसके कारण उन लोगों को नज़दीक लाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। कितनी सफलता मिल रही है? मिलेगी, मिल रही है, मिल भी रही है।
उसमें उन तक जाने का सहजता, देखिए एक व्यक्ति या कुछ लोगों के करने से नहीं होता। हमारा तो काम यह है कि हम जागरूक करें, हम आप मिलकर के समाज में जो जनमानस है उन तक जाना और उनको सजग करना या उनको इस बात के लिए जागरूक करना जी जी कि हम सभी सहोदर हैं। हमारे अंदर किसी के प्रति, किसी एक कुल खानदान में जन्म लेने मात्र के आधार पर कोई अंतर का भाव नहीं, हम सभी सहोदर हैं और सनातन संस्कृति इसी बात को लेकर के चलती है। हमने किस किस प्रकार की परिस्थितियों के साथ में दो चार होकर के भगवान ने शबरी के बेर खाए, भगवान ने निषाद राजगुह के साथ में अपना मित्रता उनकी रही जी। अपनी शैया को उनके साथ शेयर किए। तो इस तरह का जीवन जिनका रहा हो और उन्होंने कोलभील लोगों के साथ में पूरे जीवन बिताए हों, उन्हीं के साथ मिलकर के पूरे समाज को दानव मुक्त करने का या दानव संस्कृति मुक्त करने का प्रयास किया हो, तो हमारे बीच में तो ऐसा उदाहरण है ना, हम उसको लेकर के चलते हैं। हमारी सनातन संस्कृति ऐसा हमको मार्गदर्शन करती है, हम इसमें चलते हैं। तो ये भाव सब में धीरे धीरे आ रहा है, सब उसको स्वीकार कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं जी जी जी। और धीरे धीरे वो सब में आएगा, थोड़ा समय लगता है जी जी। ये एक अपने अपने जीवन शैली, अपने अपने पंथ, अपने अपने कार्य के हिसाब से लोग थोड़ा सा अभी विवेचन करते रहते हैं जी जी, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जी 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 है जी, आशावान है। अब सब कुछ बदलता है ना, जैसे लोग कहते हैं, जो मीमांसा करने वाले लोग हैं इसकी, कि जो सतयुग था तो दानव और देव अलग अलग लोक में रहते थे। जो सतयुग में आप उसको देखेंगे तो देव ऊपर रहते थे और दानव जो है वो नीचे रहते थे। और उसके बाद जब त्रेता आया तो एक ही लोक में राम और रावण एक ही लोक में हो गए। द्वापर में एक ही घर में आ गए, पांडव और कौरव। बिल्कुल। और आज की स्थिति है कि हम अपने आप में ही दानव और देव दोनों को लेके चल रहे हैं, एक में ही है। तो अब जरूरत यह है कि हम देव को ऊपर लेके चले कि दानों को लेके चले, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। और हम कैसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं, कैसे समाज को पोषित करना चाहते हैं, कैसा समाज देखना चाहते हैं, ये आपने जो बात कही एकदम ठोस समीक्षा है इसकी जी। ये एकदम ठोस समीक्षा है कि अपने अंदर ही उसकी समीक्षा करना है, अपने को वो अपने अंदर ही झांकना है, अब उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी जी जी, बस इतने में ही है। जरूरत उसी की है कि आप अपना मूल्यांकन करें कि आप क्या हैं। जेल का तड़ित चालक खराब, 2 साल में 5 बार गिरी गाज। ये पहली खबर एक अखबार की कोरबा से जुड़ी है। कोलकर्मी की मौत के बाद 86 दिनों के भीतर आश्रित को मिलेगी नौकरी। महापौर की फटकार के बाद ठेकेदार ने किया काम बंद। अधूरी रोड से 20,000 लोग परेशान। पंडित रविशंकर शुक्ल नगर कॉलोनी से होकर गुजरी है सड़क। बारिश के बहाने 5 माह से कार्य बंद। वाहनों के फंसने व सर्वर डाउन होने से लग रहा है जाम। कुसमुंडा मुख्य मार्ग से उपनगर के लोगों की आवाजाही हुई मुश्किल। सड़क पर बेतरतीब खड़ी कर रहे हैं वाहन। महतारी एक्सप्रेस को लगा ब्रेक। चालक टेक्नीशियन हड़ताल पर बिगड़ी व्यवस्था। सुरक्षा के लिए शाम के बाद सेकंड एंट्री गेट बंद। परिसर में रात के समय हुई घटनाओं को देखते हुए प्रबंधन ने लिया फैसला। ये मेडिकल कॉलेज के समीप की घटना है। अब क्या कहें, आज तो कोरबा में कोई बहुत बड़ी खबर नहीं, बस ये कह सकते हैं कि जो 3-4 खबरें हैं इसको मिला करके कि सड़क को लेकर के थोड़ा सा लोगों में नाराज़गी है। चाहे रविशंकर शुक्ल नगर की बात हो, चाहे कुसमुंडा रोड की बात हो, या और दूसरे क्षेत्रों में काम चल रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से काम रुका हुआ है। बारिश के बाद फिर काम शुरू होगा, ऐसा मानना है लोगों का जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन अभी तो समस्या है पंडित जी, बहुत बड़ी समस्या है। कोरबा में जिस प्रकार से केवल सड़क ही बन रही है, मैं तो लगातार देख रहा हूँ। मैं तो एक बड़ी अच्छी खबर आपने पढ़ी कि महापौर ने भी फटकार लगाई जी। और ये फटकार भी लगाते हैं या ऐसा भी है, ये तो पहली बार मैंने सुना, देखा, पढ़ा जी कि अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के लिए मैंने इस तरह का कि या कुछ भी कार्य को ठीक से करने कराने की दिशा में, क्योंकि हमने तो देखा है जिस सड़क के सामने आपका यह कार्यालय है घंटाघर चौक पे जहां हम बैठे हुए हैं, यहाँ से लेकर के और कोसाबाड़ी तक या बुधवारी तक यहाँ सड़क जो है कितनी बार केवल थुक पालिश हो रहा है। केवल उस पर गिट्टी छीट दी जाती है, उस पर वो छीट दिया जाता है, वो क्या काला वाला एक और छिड़कते हैं उस पर, वो पता नहीं क्या है। और वो जैसे ही उखड़ जाता है पूरा तो फिर झाड़ू रात को लगने लगता है। और ये यहाँ पर दिन रात हो रहा है, ये लगातार हो रहा है ना, ये हम लगातार इसको देख रहे हैं। और यहाँ की गुणवत्ता ठीक किया नहीं इनने। अब वो रविशंकर शुक्ल नगर में इतने दिनों से लोग परेशान हो रहे हैं। आप कोसाबाड़ी में
जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है उसके ठीक बगल में एक बड़ा सा शोरूम भी बना हुआ है वहाँ, उससे बगल में 2 चिकित्सकों का अस्पताल है। वहाँ अस्पताल में कोरबा की जनता जाती है अपना उपचार कराने के लिए। वहाँ जाने का मार्ग कितना खराब है वहाँ पर, माने अगर जाए तो रास्ते में ही डिलीवरी हो जाए। हाँ, प्रसव वेदना। हाँ, तो मतलब इस तरह की वहाँ पर परिस्थिति हो जाए। कुसमुंडा में तो हम और आप एक साथ यात्रा किए थे, आपको याद है? 3 घंटे में हरदी बाजार 3 घंटे में हम लोग हरदी बाजार गए थे, कथा में जा रहे थे बोधराम जी के हैं जी। 3 घंटा हम लोगों को लगा था। और वहाँ एक महिला को लेकर के जिस प्रकार से जा रहे थे, आपने उसको न्यूज में भी अपने लिया था, मैं देखा था जी। आपके जो लोग थे वो लोग कवर किए थे वहाँ से न्यूज को। और वहाँ पर जिस प्रकार से उस महिला को मतलब वो कुछ युवकों ने रास्ता बना करके बड़ा मुश्किल से वहाँ पर पास किया। तो ये हालात हैं। कहाँ क्यों है भाई? 200 करोड़ रुपया जिस मार्ग के लिए स्वीकृत हुआ, 200 करोड़ रुपया वहाँ का पेमेंट हो गया, उसके बाद भी आज तक वह सड़क ठीक नहीं हुई जी। यहाँ के सड़कों की हालत वही है। कार्य क्यों इस तरह से हो रहे हैं? गुणवत्ता विहीन। जो ये आपका ध्यानचंद चौक की सड़क है, CSCB चौक से लेकर के ध्यानचंद चौक, और देख लीजिए भवानी मंदिर के पास से जाकर के वो सड़क पूरी, अब वो तो पूरा सड़क के आसपास राखड़ों से पाट दिया गया है, इधर से उधर दिख रहा है। अब वो सड़कों की जो स्थिति है वो गुणवत्ता विहीन है। आज वो पुलिया पर चले जाइए, गड्ढा कितना बड़ा है, अगर अचानक कोई जाएगा कार लेकर के तो उसी में घुस जाएगा। जी जी जी। उसी में पुलिया में घुस जाएगा वो। वहां की स्थिति ये है। क्या अभी की तो सड़क बनी है वो जी। अभी उसका करोड़ों रुपया पेमेंट हुआ है। अभी तो उसका वो क्या बोलते हैं, सुरक्षा का दृष्टिकोण से 3 साल का रहता है ना, कि उसमें रहता है उसके रख रखाव में जी। अभी उसी दायरे में है। अब वो उस सड़क की दुर्दशा है। तो सड़कों का हालत तो यहाँ कोरबा में जितना खराब है, जितना उसका गुणगान नहीं किया जा सकता, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता जी। अब भगवान ही मालिक है जी। दुर्भाग्य ये है कि कोरबा के लोगों के बीच में, जनता के अंदर इस बात का नहीं है। देखिए, सिविल प्रोसीजर कोड में भी एक प्रावधान है कि यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को, और नगर निगम अगर है तो नगर निगम की शीर्ष संस्था से लेकर के नीचे तक के लोगों को उसमें पक्षकार बना करके मुकदमा दायर करना चाहिए कि इनके द्वारा जो अपेक्षित बातें कह करके और हमसे चुनाव में अपना सहयोग लिया गया था मत के रूप में, इन्होंने कार्य नहीं किया है, इनके खिलाफ मुकदमे दायर करने चाहिए और हजारों हजार मुकदमे दायर कर देना चाहिए पब्लिक को उठ करके जी। मैं तो ये मानता हूँ। लेकिन यहाँ तो ऐसा होता नहीं है, किसी भी मामले में होता आगे बढ़ता नहीं है। पड़ोसी का काम है, हमारा काम नहीं है। ये सभी मामले में ऐसे ही होता है। चलिए, अभी चुनाव का समय आ गया है। आज यूपी के डिप्टी CM कोरबा जिले में होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है लखनलाल देवांगन को, तो उनकी तरफ से पूरी कोशिश हो रही है, एक वातावरण बनाने का प्रयास उनकी तरफ से हो रहा है। अब परिणाम क्या होगा तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अब धीरे धीरे ये सियासी रंग चढ़ने लगा है। और मैं तो आप सबसे आग्रह करता हूँ कि जब राजनेता आपके पास आए, उनके कार्यकर्ता हैं, तो उनसे पूछिए कि आप क्या करने वाले हो। आप हो गया जितना होना था, अब उनसे कमिटमेंट कराइए कि आप क्या करोगे और अगली बार आप इसको पूरा करिएगा, तब हमारे बीच में आइएगा। इस तरह का भाव जब हम राजनेताओं के सामने प्रस्तुत करेंगे तभी जाकर के अपेक्षित परिणाम प्राप्त होगा। नहीं तो ऐसे चुनाव आते रहेंगे, इस तरह की समस्याओं का हम सामना करते रहेंगे और सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए, ग्रैंड हेडलाइंस को आज यही विराम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का। अशोक भाई, काफ़ी दिनों बाद हमने आपको आमंत्रित किया और आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। हो गया।